नक्श शाह ने फरहान और उसके गर्लफ्रेंड को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया था। अब वो उसके साथ क्या करेगा जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 9, द अंडरकवर मिलेनियर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 9, द अंडरकवर मिलेनियर। फरहान अब डर के मारे रोने लगा। उसने कांपते हुए आगे बताकर कहा, सर सर मैं डर गया था। पल्लवी उस वक्त हिप्नोटाइज थी, उसे कोई होश नहीं था। मैंने अपनी बीवी को बचाने के लिए पल्लवी को चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर उस संकरी रेलिंग पर खड़ा कर दिया था। उसके बाद सुनकर नक्श की सांसें एकदम से रुक गई। चौथी मंजिल की रेलिंग, इसके बारे में सोचकर नक्श के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी उसने बहुत ही मुश्किल से धीरे से कहा, और फिर? तभी फरहान ने हिचकियां लेकर कहा, और फिर जब मेरी बीवी अंदर आई तो उसने खिड़की के पर्दे खोल दिए। खिड़की का शीशा पल्लवी से टकरा गया और वो हवा बड़ी तेज थी और पल्लवी पल्लवी का पैर फिसल गया। उसके बाद पूरी होते ही हाईवे पर एक खतरनाक और खौफनाक सन्नाटा छा गया। नक्श की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी फरहान ने अपना सिर सड़क पर पटक कर कहा, और फिर पल्लवी पल्लवी नीचे गिर गई। चौथी मंजिल से मैंने खुद उसके गिरने की धड़ाम की आवाज सुनी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसकी ये बात सुनकर नक्श का दिमाग सुन पड़ गया। उसकी पल्लवी, उसकी जान, उस मासूम सी लड़की को इन दरिंदों ने चौथी मंजिल के नीचे फेंक दिया। नक्श का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी फरहान ने जल्दी से कहा, लेकिन सर एक बात सुनिए। जब हम नीचे गए तो वहां कोई लाश नहीं थी, वहां खून की एक बूंद भी नहीं थी। पल्लवी वहां से गायब थी, लेकिन मुझे मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। गायब? चौथी मंजिल से गिरकर कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है? नक्श के दिमाग में सवालों का बवंडर उठ रहा था। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में एक ही चीज हावी थी, फरहान का वो कबूलनामा। नक्श ने फरहान के कॉलर को पकड़ा और उसे खींचकर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। नक्श की आंखें इतनी लाल और खौफनाक हो चुकी थी कि फरहान की रूह कांप गई। नक्श ने दांत पीसकर एक एक शब्द को जहर की तरह उगल कर पूछा, तूने कहा कि तू वीडियो बनाने वाला था। मुझे सच सच बता फरहान, क्या तूने मेरी पल्लवी को छुआ था? क्या तूने अपने इस गंदे हाथों से उसे छुआ था? उसका यह गुस्सा देखकर फरहान की सांसें अटक गई। उसने नक्श की आंखों में देखा। वो झूठ बोलना चाहता था लेकिन खौफ के मारे उसके मुंह से सच ही निकल गया। फरहान ने रोकर हाथ जोड़कर कहा, सर सर वो वीडियो बनाने के लिए मैंने बस उसकी ड्रेस के ऊपर के दो बटन खोले थे। कसम से मैंने कुछ नहीं किया सर। ड्रेस के बटन खोले थे, ये अल्फाज नक्श के कानों में किसी न्यूक्लियर बम की तरह फट गई। उस हैवान ने, उस अयास दरिंदे ने उसकी पल्लवी को छुआ था। उस पल्लवी को जिसे नक्श खुद छूने से पहले 100 बार सोचता था कि कहीं उसकी जान को बुरा न लग जाए। उस पल्लवी के बदन पर इस कीड़े ने हाथ लगाया था। नक्श का दिमाग पूरी तरह से फट चुका था। इंसानियत की आखिरी बची हुई डोर भी अब टूट चुकी थी। नक्श ने फरहान को झटके से सड़क पर फेंक दिया। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन हो चुका था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे खड़े काशीनाथ जी की तरफ देखा। काशीनाथ जी जो शाह एम्पायर के हर खूनी खेल के गवाह थे, नक्श की उस नजर का मतलब समझ गए। बिना एक शब्द कहे काशीनाथ जी ने अपनी कोट के अंदर हाथ डाला और अपनी लोडेड कस्टमाइज 9mm पिस्टल निकालकर नक्श की तरफ बढ़ा दी। नक्श ने वो ठंडी पिस्तौल अपने हाथों में ले ली। पिस्तौल का वजन उसे बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था। फरहान ने जब वो पिस्तौल देखी तो उसकी आंखों में आंसू और नाक से पानी बहने लगा। वो घुटनों के बल खिसकता हुआ नक्श के पैरों से लिपट गया। फरहान ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं सर, मुझे मत मारिएगा। मेरी बीवी बच्चे हैं सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं दिल्ली छोड़कर चला जाऊंगा। मैं जिंदगी में कभी किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं, प्लीज। वहीं गाड़ी के अंदर ये सब देखकर समीन भी पागलों की तरह चीखने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, मत मारो उसे, प्लीज छोड़ दो, भगवान के लिए उसे छोड़ दो प्लीज। लेकिन तभी नक्श ने अपनी पिस्तौल की सेफ्टी कैच हटाई। क्लिक। नक्श ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, तूने मेरी दुनिया को छुआ है फरहान। तूने मेरी पल्लवी के बदन पर हाथ रखा। तेरी इस गंदी और खौफनाक जिंदगी का अब इस धरती पर कोई हक नहीं।
ये कहकर नक्श ने पिस्तौल की नली फरहान के माथे के बिल्कुल बीचों बीच सटा दी। फरहान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश करके मुंह खोला, "न-" लेकिन तभी बैंग, रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए पिस्तौल की एक जोरदार आवाज निकली। गोली फरहान के माथे को चीरते हुए उसके सिर के आर पार हो गई। फरहान का शरीर एक झटके के साथ पीछे की तरफ गिरा और पक्की सड़क पर उसका खून फैलने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जिनमें मौत का खौफ हमेशा के लिए जम गया था। फरहान! ये देखकर गाड़ी के अंदर समीन की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। नक्श के कमांडोज ने उसे छोड़ दिया। समीन पागलों की तरह दौड़ती हुई आई और अपने पति की खून की लथपथ लाश को देखकर वहीं गिर पड़ी। वो अपने खून से सने हाथों से फरहान का चेहरा थपथपा रही थी, फूट फूट कर रोने लगी थी। वहीं नक्श खड़ा था। उसके चेहरे पर खून की एक हल्की सी छींट आ गई। उसने पिस्तौल वापस काशनाथ जी को पकड़ा दी। उसकी आंखों में कोई पछतावा या कोई डर नहीं था। उसने एक हैवान को मौत के घाट उतारा था और उसके इसे कोई अफसोस नहीं किया। नक्श ने समीन के रोने की आवाज को इग्नोर कर दिया। वो वापस मुड़ा और अपनी रेंज रोवर की तरफ चलने लगा। चलते चलते काशीनाथ जी ने कहा, काशीनाथ जी, मुझे वो रुचि मेहरा चाहिए, अभी और इसी वक्त। उसके घर में, उसके बिस्तर से या उसकी वो छुपी हुई वहां से बालों से घसीट कर उसे तहखाने में लाओ। अगर उसके बाप ने बीच में आने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून देना। नक्श की आवाज में अब एक ऐसा भयानक जल्दबाजी और खौफ था। आगे से काशीनाथ जी ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी बाबा, मैं अभी कमांडोज की एक टीम भेजता हूँ। ये कहकर काशीनाथ जी ने तुरंत फोन निकाला। तभी नक्श ने अपनी बात पूरी करके कहा, और दूसरी बात। नक्श की आवाज पहली बार कांप उठी थी। उसकी वो बादशाह वाला मुखौटा टूट गया था और एक बेबस आशिक बाहर आ रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, पल्लवी, फरहान ने कहा कि वो चौथी मंजिल से गिरी है, उसकी लाश नहीं थी। इसका मतलब कोई उसे वहां से ले गया। मुझे मेरी पल्लवी चाहिए काशीनाथ जी। ये कहकर नक्श ने काशीनाथ जी का कॉलर पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोकर कहा, शाह एम्पायर के हर एक आदमी को, हर एक गुंडे को, हर एक पुलिस वाले को सड़कों पर उतार दीजिए। दिल्ली का कोना कोना छान मारिए, हर छोटे क्लिनिक, हर बड़े हॉस्पिटल, हर गली, हर मुर्दा घर। मुझे मेरी पल्लवी की खबर चाहिए। वो जिंदा है या? नक्श वो आखिरी शब्द भी नहीं बोल पाया। उसकी यह बात सुनकर काशीनाथ जी ने बहुत ही भावुक होकर कहा, आप हौसला रखिए बाबा, मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पर अपने आदमी लगा रहा हूँ। हम पल्लवी जी को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। इसी समय उधर दिल्ली के एक बहुत ही पोश इलाके में रुचि मेहरा अपने आलीशान बेडरूम में बहुत ही सुकून से वाइन का गिलास हाथ में लिए बैठी थी। वो मन ही मन जश्न मना रही थी। उसने वाइन का एक घूंट लेकर कहा, "हाँ, अब तो उस गवार पल्लवी का सारा काम तमाम हो चुका होगा। कल सुबह जब वो वीडियो वायरल होगा तो मैं खुद जाकर नक्श के कंधे पर हाथ रखूंगी, उसे उस सदमे से बाहर निकालूंगी और फिर वो शाह एम्पायर का वारिस हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा।" ये कहते हुए रुचि मेहरा मुस्कुरा रही थी। तभी उसके मेन गेट पर एक भयानक धमाके की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही रुचि के हाथ से वाइन का ग्लास गिरकर टूट गया और उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? लेकिन इससे पहले कि रुचि बिस्तर से उठ पाती, उसके बेडरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा जोरदार लात के साथ टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। कमरे के अंदर शाह इंडस्ट्रीज के चार भारी भरकम कमांडोज अपनी राइफल्स लिए घुस गए। उनको ऐसे देखकर रुचि ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, ये क्या है? तुम कौन लोग हो? मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में? लेकिन कमांडोज ने एक बात भी नहीं सुनी। एक कमांडोज ने आगे बढ़कर रुचि के बालों को एक झटके में अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और रुचि दर्द से चीखने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, ओ मुझे छोड़ो, मेरे मेरे डैड को बुलाओ, डैड। तभी आगे से कमांडो ने एक बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तेरे डैड को हमने नीचे हॉल में बांध कर डाल दिया है। तुझे नक्श शाह ने याद किया है, चल। इसके बाद रुचि को बालों से घसीट कर उसके महंगे सिल्क के कपड़ों से ही सीढ़ियों से नीचे घसीटा गया। रुचि रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कमांडोज ने उसे एक जानवर की तरह उठाया था और बाहर खड़ी काली एसयूवी में फेंक दिया। रुचि का वो सारा गुरूर, वो शाह एम्पायर की मालकिन बनने का सपना अब एक खौफनाक नर्क में बदल चुका था। वो समझ गई थी कि उसका प्लान फेल हो चुका है। अब नक्श शाह उसे वो मौत देगा जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। अगली सुबह हो गई थी। शाह एम्पायर के हजारों आदमियों ने
दिल्ली का एक एक कोना छान मारा। उन्होंने हर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, हर छोटे क्लिनिक का रजिस्टर चेक किया। उन्होंने होटल के पीछे उस गली का कोना कोना स्कैन किया। पुलिस के खुफिया कैमरे, हॉस्पिटलों के सीसीटीवी सब खंगाल दिए गए, लेकिन पल्लवी का कोई सुराग नहीं। वो जैसे हवा में वाष्प हो गई। वही नक्श पूरी रात नहीं सोया था। वो खुद अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली की सड़कों पर पागलों की तरह भटक रहा था। वो हर उस हॉस्पिटल में जाता जहां कोई भी छोटी सी खबर आती। नक्श हर डॉक्टर का कॉलर पकड़ यही सवाल पूछता। डॉक्टर, रात को कोई लड़की आई थी क्या? सांवला रंग, सूती सूट पहने, वो चौथी मंजिल से गिरी थी डॉक्टर। लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिलता। नहीं सर, ऐसी कोई पेशेंट यहाँ नहीं आई। नक्श टूट चुका था। वो एक सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोककर स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, कहाँ चली गई पल्लवी तू? क्या तू सच में मुझे छोड़कर चली गई? मैं तुझे बचा नहीं पाया। नक्श के दिल से खून रिस रहा था। जिस इंसान के पास दुनिया की हर ताकत, हर दौलत और हर रुतबा था, आज वो एक लड़की की छोटी सी खबर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। उस चौथी मंजिल की खिड़की से गिरने के बाद पल्लवी को कौन ले गया? क्या वो बच गई थी या किसी ने उसकी लाश को छुपा दिया था? क्या यह किसी नए और अनजान दुश्मन की साजिश थी? सवालों का ये खौफनाक और जानलेवा सस्पेंस नक्श शाह को अंदर ही अंदर मार रहा था। लेकिन एक बात तय थी, जब तक उसे पल्लवी नहीं मिल जाती, तब तक वो रुचि मेहरा को उस अंडरग्राउंड सेल में ऐसी खौफनाक मौत देगा जिसे देखकर दिल्ली की रूह कांप जाएगी। नक्श ने अपनी लाल और आंसुओं से भरी आंखें उठाई। उसने गाड़ी स्टार्ट की, शाह मैंशन की तरफ घुमा दी। अब तहखाने में रुचि मेहरा का हिसाब होने वाला था। उसकी उम्मीदें टूटने लगी। उसके अंदर का वो बेबस आशिक एक खूंखार, बेरहम शैतान में बदल गया। उसकी लाल और सूजी हुई आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक कहर था जो सिर्फ खून और तबाही मांग रहा था। नक्श की रेंज रोवर एक भयानक रफ्तार से शाह मैंशंस के भारी लोहे के गेट्स को पार करके अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुकते ही नक्श बाहर निकला। उसके कपड़ों पर अभी भी वो खून के छींटे थे जो उसने फरहान के माथे पर गोली मारते वक्त सहे थे। नक्श बिना किसी गार्ड या नौकर की तरफ देखे सीधा शाह मैंसन के उस खुफिया और खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ गया। अंडरग्राउंड सेल। जमीन के कई फीट नीचे बने उस सीलन और अंधेरे से भरे तहखाने में रुचि मेहरा पिछले कई घंटों से कैद थी। रुचि जो कुछ घंटे पहले अपने आलीशान बेडरूम में वाइन पीते हुए शाह एम्पायर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी, आज उसका वो डिजाइनर सिल्क का गाउन धूल और कीचड़ में सन गया था। उसके बाल बिखर गए थे। उसका महंगा मेकअप आंसुओं से धुल कर उसके चेहरे पर किसी डरावनी चुड़ैल की तरह फैल गया था। तहखाने की उस बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर सिकुड़ी हुई रुचि डर के मारे कांप रही थी। उसने कांप कर कहा, डैड, डैड मुझे बचा लो डैड। रुचि सुबह कर बड़बड़ा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नक्श के उंडों ने उसे इतनी बेदर्दी से यहाँ क्यों लापटका है। उसे अभी भी यही लग रहा है कि शायद नक्श को सिर्फ इतना पता चला है कि उसने उसका फोन छुआ था। तभी चर्र, तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा एक गूंजती हुई आवाज के साथ खुला। बाहर की तेज रोशनी ने रुचि की आंखों को अंधा कर दिया। रोशनी के बीच एक साया खड़ा था। ये नक्श शाह था। नक्श धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। तहखाने में लगे एक पीले रंग के लट्टू की मध्यम रोशनी में जब रुचि ने नक्श का चेहरा देखा, तो उसकी सांसें गले में अटक गई। नक्श के चेहरे पर जो भाव थे, वो किसी इंसान के नहीं बल्कि मौत के देवता के थे। जिसे देखकर रुचि ने कांपती हुई आवाज में कहा, नक्श। उसने अपनी उस पुरानी मासूमियत, पहले प्यार वाले कार्ड को फिर से खोलने की कोशिश की। वो घुटनों के बल खिसक कर नक्श के जूतों के पास आ गई। रुचि ने पागलों की तरह रोने का नाटक करके कहा, नक्श, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकालो नक्श। तुम्हारे गार्ड्स मुझे घर से घसीट कर लाए हैं। मैंने क्या किया नक्श? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, तुम्हारा पहला प्यार हूं मैं, प्लीज मुझे। लेकिन तभी आगे से नक्श ने चिल्लाकर कहा, चुप। नक्श की दहाड़ इतनी भयानक थी कि तहखाने की दीवारें कांप उठी। रुचि डर के मारे पीछे गिर पड़ी। नक्श ने आगे बढ़कर रुचि के बालों को अपनी मजबूत मुट्ठी में इतनी बेदर्दी से जकड़ा कि रुचि की चीख निकल गई। नक्श ने उसे बालों से पकड़कर हवा में खींचकर उसके अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया। नक्श ने अपने दांत पीस कर कहा,
एक एक शब्द को तेजाब की तरह उगलते हुए बोला, पहला प्यार? तुम्हें क्या लगा रुचि मेहरा कि तुम मेरे फोन से मेरी पल्लवी को मौत का मैसेज करोगी और उसे उस अयाश फरहान के पास भेजोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उसकी ये बात सुनकर रुचि का दिल एक झटके में धड़कना भूल गया। उसका खून बर्फ की तरह जम गया। फरहान, उसे समझ आ गया कि नक्श को सब कुछ पता चल चुका है। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नक्श, तुम गलत समझ रहे हो। रुचि हकनाने लगी, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, नक्श ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, मैंने फरहान के माथे के बीचों बीच 9 mm की गोली मारी है रुचि। उसका भेजा सड़क पर बिखर गया था और मरने से पहले उस कीड़े ने तुम्हारा नाम चीख चीख कर उगला था। उसने मुझे तुम्हारी वो घनीनी साजिश, वो हिप्नोटिज्म और वो वीडियो बनाने का प्लान सब कुछ बता दिया। गोली मार दी। ये बात सुनकर तो रुचि के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह कांपने लगी। उसे अब मौत का साक्षात नक्श के रूप में सामने खड़ा नजर आ रहा था। रुचि फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा घमंड, सारा चालाकी आंसुओं में बह गई। उसने सिसक कर कहा, मुझे माफ कर दो नक्श, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। मुझे लालच आ गया था। मैं तुम्हारी दौलत देखकर पागल हो गई थी। मुझे लगा पल्लवी तुम्हारे लायक नहीं है। प्लीज मुझे एक मौका दे दो नक्श, प्लीज। यह कहकर उसे नक्श के पैर पकड़ने लगी। नक्श ने रुचि को एक जोरदार लात मारकर खुद से दूर कर दिया। नक्श ने एक शैतानी और कड़वी हंसी हंसकर कहा, पल्लवी मेरे लायक नहीं है। पल्लवी के पैरों की धूल भी तुमसे करोड़ गुना ज्यादा पवित्र है। तूने मेरी पल्लवी के चरित्र पर वार करने की कोशिश की। तूने उसे उस चौथी मंजिल की मौत की मुंडेर पर धकेल दिया। तभी रुचि ने दोहराते कहा, चौथी मंजिल? रुचि हैरान रह गई। उसे फरहान ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। नक्श की आंखों में एक आंसू छलक गया और गाल पर आ गिरा, लेकिन उसका गुस्सा और भी ज्यादा खूंखार हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, तेरी उस नीच साजिश की वजह से मेरी पल्लवी उस खिड़की से नीचे गिर गई। वो गायब है। मुझे पता भी नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। रुचि ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी नक्श ने तहखाने में पड़े एक लोहे के डंडे को अपने हाथ में उठाकर कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी रुचि। तू मुझे छोड़ गई थी, मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन तूने मेरी दुनिया उजाड़ने की कोशिश की। अब मैं तुझे वो जिंदगी दूंगा कि तू हर रोज आईने में अपनी शक्ल देखकर मौत की भीख मांगेगी। नक्श ने वो लोहे का डंडा रुचि के पास दीवार पर इतनी जोर से मारा कि दीवार से चिंगारियां निकली। रुचि चीख पड़ी। नक्श ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसा कर कहा, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा रुचि। मैंने तेरे बाप की कंपनी मेहरा इंडस्ट्रीज को रिम कॉर्प नाम की एक नई डमी कंपनी के हाथों हाथ तो रात हॉस्टाइल टेक ओवर करवा लिया है। तेरा बाप अब सड़क पर है। तेरे सारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं। उसकी यह बात सुनकर रुचि पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। उसने रोकर कहा, नहीं नहीं, मेरी दौलत, मेरा परिवार, प्लीज नक्श। नक्श ने एक खौफनाक ऑर्डर देकर बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाकर कहा, और तेरी ये खूबसूरती जिस पर तुझे इतना घमंड था ना, काशनाथ जी से कहा कि एक लड़की को दिल्ली के सबसे बदनाम इलाके में सड़क पर फेंक कर आए और उसके चेहरे पर वो पक्का वाला केमिकल डाल देना, जैसे इसकी शक्ल ऐसी हो जाए कि कोई इसे मुड़कर देखना भी पसंद ना करे। इसे जिंदगी भर इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसने नक्श की पल्लवी, मेरी पल्लवी को छुआ था। उसका ये ऑर्डर सुनते ही रुचि ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं नक्श, प्लीज मेरे चेहरे को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ नक्श। रुचि पागलों की तरह चीखने लगी, लेकिन गार्ड्स ने उसे जानवर की तरह घसीट लिया। रुचि का गुरूर, उसकी दौलत, उसकी खूबसूरती, नक्श ने ये सब एक झटके में राख कर दिया। उसने रुचि को वो नर्क दे दिया था जो किसी भी मौत से ज्यादा भयानक था। रुचि को सजा देने के बाद नक्श थका हारा उसी तहखाने की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसने सिसक कर खुद से कहा, सब खत्म हो गया। मैंने सबको सजा दे दी, लेकिन मेरी मेरी पल्लवी मुझे नहीं मिली। नक्श सिसक कर रो रहा था। तभी ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। काशीनाथ जी भागकर तहखाने की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके हाथ में एक टैबलेट था और उनके चेहरे पर एक ऐसी हैरानी और चमक थी जिसे नक्श ने पहले कभी नहीं देखा था। काशीनाथ जी ने चिल्लाकर कहा, बाबा, नक्श बाबा।
काशीनाथ जी की आवाज में अजीब उत्तेजना थी। उनकी आवाज सुनते ही नक्श ने एक झटके में सिर उठाया। उसने काशीनाथ जी को तुरंत पूछा, क्या हुआ काशीनाथ जी? पल्लवी का कुछ पता चला? तभी काशीनाथ जी ने हाफ करो टैबलेट नक्श के हाथों में थमा कर कहा, बाबा, वो हमारी टीम ने चमत्कार कर दिया। जिस गली में वो होटल था, वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने उस गली के ठीक सामने वाले एक एटीएम के कैमरे की डीप रिकवरी की। उस कैमरे का एंगल थोड़ा सा उस गली की तरफ था। बाबा, ये फुटेज देखिए बाबा। उसकी बात सुनकर नक्श के हाथों में टैबलेट कांपने लगा। उसने फुटेज को प्ले किया। वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट और थोड़ा धुंधला था। फुटेज में दिख रहा था कि होटल की वो चौथी मंजिल की खिड़की है और अचानक एक साया ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। ये देखकर नक्श की सांसें रुक गई। वो पल्लवी थी, लेकिन पल्लवी सीधे उस पक्की सड़क पर नहीं गिरी। होटल के नीचे वाले फ्लोर पर एक पुरानी दुकान का बहुत बड़ा और मोटा तिरपाल लगा हुआ था, जो अक्सर बारिश से बचाने के लिए लगाया जाता था। पल्लवी का शरीर सबसे पहले उस मोटे तिरपाल पर आकर गिरा। तिरपाल ने बहुत बड़े शॉक ऑब्जर्वर का काम किया। त्रिपाल पल्लवी के वजन से फट गया, लेकिन उसने पल्लवी की गिरने की स्पीड को 80% तक कम कर दिया। त्रिपाल फाड़ते हुए पल्लवी नीचे सड़क पर रखे गद्दे और पुराने कार्डबोर्ड पर जा गिरी। ये देखकर नक्श की आंखों आंसुओं की एक तेज धार बह निकली। उसने बड़बड़ा कर कहा, हे भगवान, वो बच गई, मेरी पल्लवी बच गई। ये कहकर नक्श ने टैबलेट को स्क्रीन को चूम लिया, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। तभी काशीनाथ जी ने कहा, बाबा, आगे की फुटेज देखिए। उनकी ये बात सुनते ही नक्श ने फिर स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। पल्लवी कार्डबोर्ड पर ढेर पर बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा थी। फुटेज में समय तेजी से बढ़ा और करीब 3 मिनट बाद एक पुरानी सी सफेद रंग की मारुति वैन उस गली में आकर रुकी। गाड़ी के दरवाजे खुले। अंदर से एक अधेड़ उम्र का कपल बाहर निकला। आदमी की उम्र करीब 50 साल होगी और औरत भी लगभग उसी उम्र की लग रही थी। औरत ने एक बहुत ही साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी। वो औरत दौड़कर पल्लवी के पास गई। उसने पल्लवी का सिर अपनी गोद में उठाया और घबरा कर अपने पति को कुछ इशारा किया। उन दोनों ने मिलकर बहुत ही सावधानी से पल्लवी के बेहोश और खून से लथपथ शरीर को उठाया और अपनी मारुति वैन की पिछली सीट पर लेटा दिया। आदमी ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वैन उस गली से बाहर निकल गई। ठीक 2 मिनट बाद फुटेज में फरहान और समीन पागलों की तरह उस गली से भागते हुए आए और लाश को न पाकर घबरा गए। नक्श का दिमाग एक अलग ही उलझन में फंस गया। नक्श ने उस कपल की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन लोग हैं काशीनाथ जी? इन्होंने पल्लवी को क्यों उठाया और क्या उसे हॉस्पिटल लेकर गए? काशीनाथ जी ने एक बहुत ही गहरी सांस लेकर कहा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है बाबा। हमने उस वैन का नंबर ट्रेस किया। वो गाड़ी एक मीनाक्षी नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन उस मीनाक्षी की गाड़ी 2 महीने पहले ही चोरी हो गई थी। उसने पुलिस कंप्लेंट भी की। हमने दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में चेक किया। वो लोग पल्लवी को लेकर किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गए। उसकी बात सुनकर नक्श अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने हैरान होकर पूछा, क्या हॉस्पिटल नहीं गए तो फिर कहाँ चले गए? तभी काशनाथ जी ने टेबलेट पर एक मैप खोलकर नक्श को दिखाकर कहा, बाबा, हमने स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक कैमरों से उस वैन को ट्रैक किया। वो वैन दिल्ली के बॉर्डर के बाहर निकल गई है। उन्होंने एक टोल प्लाजा पार किया, लेकिन जैसे वो शहर के बाहर निकले, उन्होंने मेन हाईवे छोड़ दिया और एक कच्चे सुनसान रास्ते पर गाड़ी उतार ली। वहां ना तो कोई जीपीएस सिग्नल है और न ही कोई फास्टैग कैमरा, न ही कोई सेलुलर टावर। वो मारुति वैन पल्लवी जी को लेकर हवा में गायब हो गई है। उनकी ये बात सुनकर नक्श के रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ उसे ये तसल्ली थी कि उसकी पल्लवी उस 40 फीट की ऊंचाई से गिरकर मरी नहीं, वो जिंदा है। उस तिरपाल और कार्डबोर्ड ने उसकी जान बचा ली। लेकिन दूसरी तरफ एक खौफनाक सवाल उसके सीने को चीर रहा था। उसके मन में कई सवाल गूंजने लगे। यह 1.5 उम्र का यह कपल कौन था? उन्होंने पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? वो एक घायल और खून से लथपथ लड़के को लेकर शहर से बाहर अनजान रास्तों पर क्यों ले गई? क्या उनका इरादा नेक है या पल्लवी किसी नए और खतरनाक जाल में फंस चुकी थी? नक्श की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक जुनूनी खौफनाक आग ने उसको उगल दिया। उसने काशीनाथ जी की तरफ देखकर कहा, मुझे वो गाड़ी चाहिए काशीनाथ जी। शाह एम्पायर के सारे हेलीकॉप्टर्स, सारे सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स और सारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को उस टोल प्लाजा के बाहर जंगलों के गांव में उतार दो। नक्श ने तहखाने में उस पीली रोशनी में दबते हुए कसम खाकर कहा, मैं धरती का सीना चीर दूंगा, मैं आसमान को झुका दूंगा, लेकिन
मैं अपनी पल्लवी को ढूंढ कर लाऊंगा। वो कपल जो कोई भी हो, अगर उन्होंने मेरी जान, मेरी पल्लवी के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया होगा, तो मैं उनका वो हश्र करूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। उनकी आंखों में एक अलग ही जुनून और जिद आ गई थी। उस टोल प्लाजा के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की धुंधली सी फुटेज में पल्लवी को उस मारुति वैन में लेकर जाते हुए देखने के बाद नक्श शाह के अंदर एक उम्मीद जाग गई थी। उसे लगा कि जिस शाह एम्पायर की ताकत से वो दुनिया के किसी भी कोने से इंसान को ढूंढ निकाल सकता है, वो अपनी पल्लवी को कुछ भी घंटों में वापस ले आएगा। लेकिन वक्त और किस्मत जब इंसान का इम्तिहान लेने पर आते हैं, तो दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी रुतबा, कोई भी ताकत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। नक्श ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने शाह एम्पायर के सैटेलाइट हैकर, प्राइवेट डिटेक्टिव्स, अंडरवर्ल्ड के सबसे तेज मुखबिरों को काम पर लगा दिया था। दिल्ली के बाहर जाने वाले हर कच्चे पक्के रास्ते पर शाह इंडस्ट्रीज के काले शीशों वाली गाड़ियां दौड़ रही थी। जंगल, छोटे गांव, ढाबों, टोल प्लाजा के आसपास हर एक इंसान से उस सफेद मारुति वैन, उस अनजान अधेड़ उम्र के कपल के बारे में पूछताछ की जा रही थी। नक्श शाह खुद मेंशन के हाई टेक कंट्रोल रूम में 48 घंटे तक बिना पलक झपकाए उन दर्जन स्क्रीन्स को घूर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे वो गाड़ी चाहिए। जमीन के नीचे से निकालो या आसमान फाड़ कर लाओ। नक्श अपने आईटी डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स पर पागलों की तरह दहाड़ रहा था, लेकिन वो वैन जैसे हवा में गायब हो गई। जिस कच्चे रास्ते पर वो गाड़ी उतरी, वहां आगे जाकर रास्ता कई दर्जनों छोटे गांव और कस्बों में बट जाता। ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कोई मोबाइल नेटवर्क का टावर। उस अधेड़ उम्र की औरत और उसका पति पल्लवी को लेकर एक ऐसे ब्लैक होल में गायब हो गए, जहां शाह एम्पायर की करोड़ों की तकनीक भी अंधी हो गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और 3 दिन बीत गए। हर गुजरते दिन के साथ नक्श के सीने में पल रही वो उम्मीद एक खौफनाक दर्द और बेबसी में बदल रही थी। चौथे दिन की सुबह नक्श अपने उस आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट के शीशे से सामने खड़ा था। उसने वो महंगा इटालियन सूट पहना था, हाथों में लाखों की रोलेक्स की घड़ी थी। उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर थकावट और आंसुओं के सूख चुके निशान थे। तभी अचानक नक्श को अपनी इस दौलत, इस सूट और इस शाह मेंशन्स के इस भयानक से घिन आने लगी। नक्श ने कांपते होठों से शीशे को अपने अक्ष से पूछा, किस काम की है ये दौलत? जब मेरी माँ कैंसर से तड़प रही थी, तब भी ये पैसा उसे नहीं बचा पाया, और आज, आज जब मेरी पल्लवी खून से लथपथ किसी अनजान जगह पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो मेरा ये रुतबा, मेरा ये शाह एम्पायर, सब कुछ अपाहिज है। मैं एक भिखारी हूँ। मैं सच में एक फटीचर हूँ, जिसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज नहीं है। ये कहकर नक्श ने एक जोरदार चीख मारी, अपनी रोलेक्स घड़ी उतारकर कांच के शीशे पर दे मारी। शीशा चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। उसने महंगो पागलों की तरह वो महंगा कोट फाड़कर फेंक दिया। उसने अपनी शर्ट के बटन नोच डाले। उसकी वही भयानक चीख सुनते ही काशीनाथ जी दौड़कर कमरे में आए। उन्होंने घबरा कर नक्श से कहा, नक्श बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? खुद को संभालिए बाबा। आगे से नक्श ने काशीनाथ जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो बादशाह वाला गुरूर मर चुका था। वहां सिर्फ एक ऐसा आशिक खड़ा था जिसकी रूह तड़प रही थी। नक्श फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिसक कर कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए काशीनाथ जी। मुझे ये महल काट रहा है। जब मेरी पल्लवी का ये नहीं पता कि वो कहाँ है, उसने कुछ खाया भी या नहीं। मैं तो इन मखमली गद्दों पर कैसे सो सकता हूँ? मैं उसके बिना नक्श शाह नहीं हूँ। मैं सिर्फ उसका फटीचर नक्श हूँ। नक्श ने अपनी पुरानी अलमारी खोली, जिन्हें शाह मेंशन्स के कोने में छुपा रखा था। उसने वही पुरानी घिसी हुई फीकी जींस, कॉलर से फटी हुई सूती शर्ट और वो पुराने कैनवस के जूते रखे थे, जो वो कॉलेज में पहनता था। नक्श ने वो फटे पुराने कपड़े पहन लिए, अपने बाल बिखेर लिए। काशीनाथ जी ने रोकर उसे रोकने की कोशिश करके कहा, बाबा, बाबा, आप इस हालात में कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद नक्श ने अपनी जेब में पल्लवी का एक फोटो और प्लेटिनम का गिटार वाला पेंडेंट, जो उसके आदमियों ने पल्लवी की तलाश के लिए उस समय होटल के बाहर मिला था, यहाँ से वो गिरी थी, उसको उन दोनों को अपनी जेब में रखकर कहा, मैं अपनी पल्लवी को ढूंढने जा रहा हूँ काशीनाथ जी। शायद मेरी दौलत उसे न ढूंढ पाए, लेकिन मेरी मोहब्बत उसे जरूर ढूंढ लेगी। ये कहकर नक्श शाह मेंशन्स के उस आलीशान गेट के पैदल ही बाहर निकल गया। लेकिन ऐसे ही 3 दिन बीत गए और दिल्ली की झुलसा देने वाली धूप और सर्द रात की हवाओं के बीच
एक लड़का पागलों की तरह सड़कों पर भटक रहा था। उसके कपड़े धूल और पसीने से सन चुके थे। उसके पैरों के उन पुराने जूतों के तलवे खींच चुके थे। एड़ियों से खून रिसने लगा, लेकिन उसे अपने शरीर में दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। उसके हाथ में एक पल्लवी की छपी हुई सैकड़ों ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी। दूसरे हाथ में गोंद का एक डिब्बा। नक्श दिल्ली की हर एक सड़क, हर एक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और खंभों और छोटे मोटे ढाबों की दीवारों पर पल्लवी की फोटो चिपका रहा था। नक्श आते जाते हर इंसान का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए पूछता था, भाई साहब, भाई साहब, क्या आपने इस लड़की को देखा? इसका नाम पल्लवी है, ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। प्लीज इसे ध्यान से देखिए, इसके माथे पर चोट लगी होगी। लोग उसे एक पागल विक्षिप्त भिखारी समझकर धक्के मारकर आगे बढ़ जाते। कोई कहता, अरे पागल है क्या भी, हट सामने से। तो कोई तरस खाकर उसे 10 का नोट पकड़ा देता। जो नक्श साहब पूरी दिल्ली को खरीद सकता था, आज वो एक एक इंसान के सामने हाथ फैलाकर अपनी पल्लवी की एक झलक की भीख मांग रहा था। जब वो भीड़ में किसी लड़की के पीछे देखता जिसकी कद काठी या बाल पल्लवी के जैसे होते, तो नक्श का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो दौड़कर पल्लवी कहकर उस लड़के का कंधा पकड़ लेता, लेकिन जैसे वो लड़की पलटती वो कोई और होती, तो नक्श की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकलता। नक्श उस अजनबी लड़की के सामने रोकर हाथ जोड़ लेता। सॉरी, मुझे लगा मेरी पल्लवी है। लोग उसे पागल समझकर गालियां देने लगे, लेकिन नक्श का दिल हर बार एक नई मौत मरता था। वो भूख और प्यास भूल चुका था। जब चक्कर आते तो वो किसी भी मंदिर या सड़क के किनारे तले लगे पानी पी लेता और फिर से पल्लवी की फोटो लेकर सड़कों पर निकल पड़ता। उसे ये बात खाए जा रही थी, वो किस हाल में होगी? क्या उस औरत और आदमी ने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? क्या वो जिंदा भी है? पल्लवी के बिना दुनिया के उसे शमशान नजर आ रही थी। हर घंटे, हर जब नक्श के पैरों में चलने की ताकत खत्म हो जाती तो वो किसी फुटपाथ पर बैठ जाता। तो वह अपने उस चढ़ते हुए स्क्रीन वाले पुराने फोन को निकालता और कांपते हाथों से काशनाथ झा का नंबर मिलाता। नक्श की आवाज सूख चुकी थी कि गले में सिर्फ गड़गड़ाहट निकलती थी। हेलो काशनाथ जी। दूसरी तरफ से काशनाथ की भारी और दुखी आवाज आती। जी बाबा। नक्श की सांसें उठ एक जवाब के इंतजार में अटक जाती। कुछ कुछ पता चला काशीनाथ जी? कोई छोटी सी खबर, किसी ने सफेद मारुति वैन को देखा? क्या किसी हॉस्पिटल में मेरी पल्लवी? लेकिन हर बार, हर दिन, हर घंटे उसे एक ही जवाब मिलता। मैं माफी चाहता हूँ बाबा, कोशिश जारी है। हजारों आदमी गांव गांव में उस वैन की तलाश कर रहे हैं। मैंने पुलिस के बड़े अफसरों को लगा दिया, लेकिन लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता। वो लोग ऐसे गायब हुए जैसे जमीन उन्हें निगल गई हो। काशीनाथ जी की आवाज में अब आंसू आ चुके थे। ये शब्द सुनते ही नक्श के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता। वो फुटपाथ अपने घुटनों में सिर देकर फूट फूट कर बच्चों की तरह पिघलक पिघलक कर रोने लगता। नक्श ने आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह चीख कर कहा, क्यों, क्यों भगवान, क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुमने मेरी माँ को छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे इतने सालों तक तड़पाया। मैंने सब सह लिया, लेकिन मेरी पल्लवी का क्या कसूर था? उसने तो सिर्फ सूखी रोटियां खाकर इस जालिम दुनिया में जीना सीखा था। तुम मेरी जान ले लो भगवान, ले लो, लेकिन मेरी पल्लवी को मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारे पैर में पड़ता हूँ। नक्शी वो गगन भेदी चीखें सुनकर सड़क से गुजरने वाले आवारा कुत्ते भी सहम गए थे। उसका दर्द इतना गहरा और सच्चा था कि अगर पत्थर भी सुन ले तो शायद वो पिघल कर रो पड़े। दिन रात एक करके पल्लवी को गायब हो गया। आज पूरे 10 दिन बीत चुके थे, यानी 240 घंटे, 14,400 मिनट, और नक्श एक एक मिनट किसी कांटे की तरह उसकी रूह में चुभ रहा था। आज 10वें दिन की शाम थी। मौसम में एक अजीब सी उदासी थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। नक्श चलते चलते लड़खड़ाते कदमों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पुराने और खस्ता हाल हिस्से में पहुंच गया। ये वही जगह थी, कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाला वो सूना कोना, जहां नक्श और पल्लवी छुप कर मिलते थे। नक्श उस पुरानी सीमेंट की बेंच के पास आकर गिर पड़ा। ये वही बेंच थी जहां बैठकर पल्लवी अपना वो पुराना टिफिन खोलती थी, जहां वो अपना आधा सैंडविच, सूखी रोटी नक्श के साथ बांटती थी। नक्श ने कांपते हाथों से उस ठंडी बेंच को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे पल्लवी अभी वहीं बैठी है, अपने मासूम से चेहरे के साथ मुस्कुरा रही है। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है नक्श, जब मैं गांव से आई थी
तो मुझे लगता था कि मैं इस शहर की भीड़ में कुचल दी जाऊंगी, लेकिन फिर तुम मिल गए। पल्लवी की वो मीठी आवाज नक्श के कानों में गूंज उठी। नक्श ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो प्लेटिनम का गिटार वाला पेंडेंट निकाल लिया। पेंडेंट पर बारिश की बूंदें गिर रही थी, या शायद नक्श के आंसू, पता ही नहीं चल रहा था। नक्श ने उस पेंडेंट को अपने सीने से लगाकर सुबक कर कहा, 10 दिन हो गए पल्लवी, तूने कहा था ना कि तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। फिर तू मुझे ऐसे तड़पाता हुआ कैसे देख सकती हो? मेरी सांसें टूट रही है पल्लवी, मेरा दम घुट रहा है। नक्श को रात याद आ गई जब उसने ऐसे बारिश में छत पर घुटनों के बल बैठकर पल्लवी को प्रपोज किया था। उसने सिसक कर कहा, मैं मैं हार गया पल्लवी। नक्श बारिश में भीगता हुआ उस खाली बेंच से लिपट कर रो रहा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मैं वो शाह एम्पायर का बादशाह होकर भी मैं अपनी रानी को नहीं बचा पाया। तो जहां भी है मेरी जान, मुझे कोई इशारा दे दे, मैं पैदल चलकर आऊंगा, मैं दुनिया को चीर दूंगा। बस एक बार वो अपनी गहरी आंखें मुझे दिखा दे। नक्श का शरीर बुखार से तप रहा था। 10 दिन की भूख, प्यास और इस जानलेवा तड़प ने उसके मजबूत शरीर को पूरी तरह निचोड़ लिया था। वही बारिश और तेज हो गई। तभी नक्श के पास जमीन पर पड़े हुए उस पुराने फोन की स्क्रीन चली। वो बजने लगा, काशीनाथ जी कॉलिंग। नक्श के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो बची कि वो फोन को उठा ले। उसे लगा कि फिर से वही पुराना जवाब मिलेगा, कोशिश जारी है बाबा। लेकिन फोन लगातार बज रहा था। इसलिए नक्श ने अपने कांपते हुए कीचड़ से सने हाथ से फोन उठाया और उसे कान के लगा लिया। तभी उधर से काशीनाथ जी ने कहा, बाबा बाबा। फोन के दूसरी तरफ काशीनाथ जी की आवाज आज रोज की तरह दुखी और मायूस नहीं थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट, एक तेज हलचल और एक बहुत बड़ी आहट थी। तभी काशीनाथ जी ने लगभग चिल्लाकर कहा, बाबा आप कहाँ हैं? मुझे आपकी लोकेशन भेजिए जल्दी। उसकी बात सुनकर नक्श की उखड़ती हुई सांसें अचानक रुक गई। उसने घबरा कर पूछा, क्या क्या हुआ काशीनाथ जी? काशीनाथ ने घबरा कर कहा, बाबा बाबा हमारी इंटेलिजेंस टीम को एक सुराग मिला है। वो वैन मिल गई बाबा, और हमें पल्लवी जी का फोन भी मिल गया। पल्लवी जी का फोन मिल गया। ये अल्फाज नक्श के कानों में किसी मुर्दे में जान फूंकने वाली संजीवनी की तरह पड़ गई। नक्श के शरीर में जो थकान और बुखार था, वो एक सेकंड में गायब हो गया। उसके दिल की रुकी हुई धड़कनें अचानक पागलों की तरह दौड़ने लगी। नक्श झटके से उस बेंच के सहारे खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मायूसी नहीं, बल्कि एक खूंखार और जुनूनी आशिक की चमक लौट आई थी। नक्श की आवाज में अब वो बादशाह वाली दहाड़ लौट आई, जो पिछले 10 दिनों से आंसुओं और बेबसी के समंदर में कहीं गायब हो गई थी। बारिश की उन बूंदों के बीच उस पुरानी बेंच का सहारा लिए नक्श ने चीख कर कहा, मैं मैं अभी लोकेशन भेज रहा हूं काशनाथ जी, मुझे लेकर जाने के लिए गाड़ी भेजिए, मैं आ रहा हूं। ये कहकर उसने फोन काट दिया और उसके कांपते वो हाथों ने तुरंत अपनी लोकेशन काशनाथ जी के नंबर पर शेयर की। नक्श ने आसमान की तरफ देखा। काले बादल गरज रहे थे, लेकिन नक्श के अंदर का आसमान अब साफ हो चुका था। वो फटीचर और बेबस लड़का जो कुछ मिनट पहले मौत की भीख मांग रहा था, वो अब खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक खौफनाक और जुनूनी आग जल रही थी। नक्श ने अपनी मुट्ठियां कसकर बारिश को चीरती हुई आवाज में खुद से वादा करके कहा, मैं आ रहा हूं पल्लवी, चाहे मुझे पाताल चीरना पड़े या आसमान फाड़ना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। इसके बाद महज 15 मिनट बीते होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस सुनसान और अंधेरे पिछले गेट पर एक बहुत खौफनाक और चमचमाती जेट ब्लैक रेंज रोवर आकर रुकी। गाड़ी के टायरों ने पानी को बड़े बड़े छींटे उड़ाए। गाड़ी रुकते ही दो गार्ड्स छाता लेकर बाहर की तरफ भागे, लेकिन नक्श ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। वो खुद बारिश में भीगता हुआ, कीचड़ से सने हुए, अपने फटे पुराने जूतों के साथ उस करोड़ों की गाड़ी के पास पहुंचा। गार्ड ने फुर्ती से दरवाजा खोला। नक्श गाड़ी की पिछली सीट पर धड़ाम से बैठ गया। गाड़ी के आलीशान और साफ सुथरे लेदर इंटीरियर्स पर नक्श के कपड़े से कीचड़ और पानी टपक रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो एक शब्द भी बोल ले। नक्श ने अपने बालों को पानी से झटक कर एक बहुत सर्द आवाज में ड्राइवर को ऑर्डर देकर कहा, सीधा हेडक्वार्टर लो
और गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए कि हवा भी पीछे छूट जाए। ये कहकर ड्राइवर ने बिना पलक झपकाए एक्सीलेटर दबा दिया। रास्ते भर नक्श की धड़कने की सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। उसका दिमाग उन तमाम सवालों में उलझ गया था। वो लोग कौन थे? पल्लवी किस हाल में होगी? क्या वो होश में होगी? क्या उसे चोट लगी होगी? हर एक सेकंड उसे एक सदी के बराबर लग रहा था। कुछ ही देर में रेंज रोवर शाह इंडस्ट्रीज के उस गगनचुंबी और आलीशान हेडक्वार्टर के बेसमेंट में आकर रुकी। नक्श आंधी की तरह गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपने प्राइवेट एलिवेटर का बटन दबाया और सीधा टॉप फ्लोर के कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। जब एलिवेटर का दरवाजा खुला तो वहां खड़े कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका अरबपति और खूंखार बॉस मिस्टर नक्श शाह एक भिखारी जैसी हालात में था। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ गई थी। आंखें लाल थी और पूरे शरीर पर कीचड़ टपक रहा था। लेकिन उसके चाल में जो रुतबा और खौफ था, उसे देखकर सबने अपनी नजरें तुरंत झुका ली। नक्श सीधा हाईटेक कंट्रोल रूम का भारी कांच का दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर कई बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जिन पर नक्शे और डेटा चल रहे थे। काशीनाथ जी वहां एक बड़ी सी टेबल के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गहरी थकावट और चिंता की लकीरें थी। नक्श ने अंदर घुसते ही दहाड़ कर कहा, काशीनाथ जी, कहाँ है मेरी पल्लवी? क्या सुराग मिला है? काशीनाथ जी ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए एक नीले रंग की फाइल और एक एविडेंस बैग नक्श की तरफ बढ़ा दिया। उस पारदर्शी प्लास्टिक बैग के अंदर एक पुराना टूटा हुआ कीचड़ से सना हुआ मोबाइल फोन था। नक्श के कदम वहीं जम गए। उसका दिल धक से रह गया। ये पल्लवी का फोन था और वो फोन पर जिस नक्श से उसे हर रात मैसेज किया करता था। नक्श के हाथ कांपने लगे। उसने उस बैग को ऐसे छुआ जैसे वो कोई बहुत ही पवित्र चीज हो। उसने कांपते हुए काशीनाथ जी से पूछा, ये ये कहाँ मिला? तभी काशीनाथ जी ने गहरी सांस लेकर स्क्रीन पर एक नक्शा खोलकर कहा, बाबा, हमारी इंटेलिजेंस टीम और साइबर सेल पिछले 10 दिनों से हर एक डार्क वेब और ब्लैक मार्केट की स्कैनिंग कर रही थी। आज सुबह हमें इस फोन की आईएमआई पर एक पिंग मिला। किसी ने इसे ऑन करने की कोशिश की थी। काशीनाथ जी ने स्क्रीन पर एक लाल बिंदु की तरफ इशारा करके कहा, ये पिंग दिल्ली या इसके आसपास से नहीं आया बाबा। ये पिंग हैदराबाद की एक बहुत ही पुरानी और भीड़ भाड़ वाली लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से आया है। नक्श ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, हैदराबाद? नक्श की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर। आगे से काशीनाथ जी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा, हमारे आदमियों ने तुरंत हैदराबाद पुलिस की मदद के साथ उस दुकान पर रेड मारी और दुकानदार डर गया। उसने बताया कि कल रात एक आदमी इस फोन को कौड़ियों के भाव उसके पास बेचने आया था और फोन पूरी तरह डेड था। ये कहकर काशीनाथ जी की आवाज गंभीर हो गई। उनकी ये बात सुनकर नक्श ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने अपने दांत भींच कर कहा, और वो वैन, वो सफेद मारुति वैन जिसमें पल्लवी को लेकर जा गए थे। तभी आगे से काशीनाथ जी ने स्क्रीन स्वाइप की और एक और तस्वीर सामने आई। एक जली हुई पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी मारुति वैन की तस्वीरें थी। ये वैन दिखाते हुए काशीनाथ जी ने दुख भरे स्वर में कहा, वो वैन भी हमें वही हैदराबाद में मिली है बाबा। हैदराबाद के आउटर इलाके में एक सुनसान खदान के पास वो गाड़ी लावारिस हालात में चली हुई मिली। जैसे इस नंबर से कंफर्म हो गया कि ये वही गाड़ी है। उनकी ये बात सुनकर नक्श के दिमाग का एक झटका और सुन पड़ गया। उसने कांपते हुए स्वर में काशीनाथ से पूछा, और मेरी पल्लवी, वो 1.5 उम्र का कपल, उनका कुछ पता चला? उसकी ये बात सुनते ही काशीनाथ जी ने अपनी नजर नीचे झुका ली। उन्होंने अपनी नजर झुकाकर जवाब देकर कहा, मैं माफी चाहता हूँ बाबा। हमने पूरा हैदराबाद को खंगाल लिया। उस दुकान वाले को उस आदमी की शक्ल याद नहीं जिसने फोन बेचा था। ना वो कपल कहीं मिला और ना ही पल्लवी जी के बारे में कोई सुराग मिला। वो लोग पल्लवी जी को लेकर हैदराबाद के उस घने और अनजान जाल में कहीं गायब हो गए हैं। उनकी ये बातें सुनकर नक के शरीर का एक एक कतरा आग की तरह उबलने लगा। हैदराबाद, उसकी पल्लवी इतनी दूर और किसी अनजान शहर में अनजान और खौफनाक लोगों के बीच फंसी थी। नक्श ने पागलों की तरह टेबल पर हाथ मारकर हुक्म देकर कहा, एक सेकंड भी बर्बाद मत कीजिए काशीनाथ जी। शाह एम्पायर के दोनों प्राइवेट जेट्स अभी रेडी करवाइए। हमारे सबसे खूंखार और ट्रेंड कमांडोज की 3 टुकड़ियां हथियार के साथ हैदराबाद के लिए रवाना कीजिए। हैदराबाद के चप्पे चप्पे पर शाह इंडस्ट्रीज के आदमी फैल जाने चाहिए।
पुलिस कमिश्नर को फोन लगाइए, मुझे मेरी पल्लवी आज रात तक मेरे पास चाहिए। ये कहकर नक्श मुड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी काशीनाथ जी की वो दबी हुई और कांपती हुई आवाज सुनकर नक्श के कदम अचानक रुक गए। काशीनाथ जी ने उनसे कहा, मैं मैं ऐसा नहीं कर सकता बाबा। उनकी आवाज सुनते ही नक्श ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसने गुस्से भरे स्वर में कहा, क्या क्या कहा आपने? वहीं काशीनाथ जी की आंखों में आंसू थे। वो बेबसी से नक्श को देख रहे थे। उन्हें लड़खड़ा कर कहा, बाबा बाबा, हम शाह एम्पायर के जेट्स या कमांडोज को हैदराबाद नहीं भेज सकते, और ना ही हम ऑपरेशन की कंपनी का एक और रुपया खर्च कर सकते। तभी आगे से नक्श ने धगाड़ कर कहा, किसने रोका है आपको? मैं एम्पायर का मालिक हूं। तभी काशनाथ जी ने एक ऐसा नाम लिया जिसने नक्श के अंदर का हर एक घाव को फिर से कुरेद दिया। उन्होंने अपनी आंखें झुकाकर कहा, आप होने वाले मालिक हैं बाबा, लेकिन असली मालिक आज भी वही है, देवराज शाह। ये नाम सुनते ही नक्श का खून एक झटके में बर्फ की तरह जम गया। देवराज शाह उसका क्रूर और पत्थर दिल बाप, जिससे वो नफरत करता था। तभी काशीनाथ जी ने अपनी नजरें झुकाकर पूरी बात बताकर कहा, सर को पता चल गया है बाबा। पिछले 10 दिनों में पल्लवी जी को ढूंढने के लिए हमने सैटेलाइट्स हैक किए, प्राइवेट डिटेक्टिव्स को करोड़ों रुपए बांटे, पुलिस और मुखबिरों को पानी की तरह पैसा दिया। कंपनी के अकाउंट से जब इतना बड़ा और अन ऑडिटेड फंड निकाला तो देवराज सर को भनक लग गई। उनकी आवाज सुनकर नक्श की सांसें भारी होने लगी। तभी काशीनाथ जी ने रोकर आगे कहा, आज सुबह ही देवराज सर का मुझे सीधा कॉल आया था। उन्होंने मुझे सख्त आदेश दिया कि एक मामूली और सड़क छाप लड़की के लिए शाह एम्पायर का पैसा और रिसोर्सेज बर्बाद करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मेरे और आपके उन सभी स्पेशल इमरजेंसी फंड्स को फ्रीज कर दिया है, जिनका इस्तेमाल हम इस इन्वेस्टिगेशन में कर रहे थे। इन्होंने साफ कहा है कि अगर मैंने एक भी कमांडो या जेट आपको दिया तो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उनके इतना कहते ही पूरा कंट्रोल रूम में मौत का सन्नाटा छा गया। नक्श के कानों में देवराज शाह के वो पुराने शब्द गूंजने लगे, तुम्हें क्या लगा नक्श कि तुम मेरे इस एम्पायर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करोगे? मैं देवराज शाह हूं। मैं जब चाहूं तुम्हारी बेड़ियां खींच सकता हूं। 3 साल पहले जिस बाप ने अपनी उसकी माँ का इलाज के लिए पैसे के लिए तड़पा तड़पा कर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, आज उसी बाप ने उसकी मोहब्बत, उसकी पल्लवी को ढूंढने के लिए सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। नक्श को अचानक एक बहुत ही कड़वी और शैतानी हंसी आई। वो हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी और दर्दनाक थी कि वहां खड़े कमांडोज भी सिहर उठे। नक्श ने हंस हंस कर अपनी आंखों में निकलते आंसुओं को पोंछ कर कहा, शाह एम्पायर, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था काशीनाथ जी। मुझे लगा कि मैं इस लंका में घुसकर रावण को मारूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद रावण की दी हुई जंजीरों से बंधा हूं। ये दौलत मेरी ताकत नहीं, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कहते हुए नक्श की हंसी अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक बहुत ही सर्द लेकिन खौफनाक दृढ़ निश्चय ने ले लिया। उसने अपने गले में पहनी हुई उषा इंडस्ट्रीज की आईडी, जो उसने कभी कभार इस्तेमाल की थी, उसे एक झटके में तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। नक्श ने बहुत ही साफ और सख्त आवाज में कहा, मुझे नहीं चाहिए देवराज शाह का यह गंदा और खून से सना हुआ एम्पायर। आप देवराज शाह से कह दीजिएगा काशीनाथ जी कि उसने मेरे हाथ बांधे हैं, पैर नहीं। उसने मेरी दौलत छीनी है, मेरा प्यार नहीं। उसकी बात सुनकर काशीनाथ जी घबरा गए। उन्होंने घबरा कर कहा, बाबा आप क्या करने वाले हैं? हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, वहां की अंडरबेली बहुत खतरनाक है। आप अकेले वहां। लेकिन तभी नक्श ने पल्लवी के उस टूटे हुए फोन को अचानक अपनी जेब में रखा और कहा, मैं अकेला ही काफी हूँ। जिस लड़की ने मुझे मेरी गरीबी में मेरे फटे हुए जूतों के साथ प्यार किया, उसे ढूंढने के लिए मुझे इस देवराज शाह के टुकड़ों की जरूरत नहीं। मैं वो फटीचर नक्श बनकर जाऊंगा, लेकिन मैं हैदराबाद के हर एक गुंडे, एक एक पत्थर को चीर कर अपनी पल्लवी को वापस लाऊंगा। ये कहते हुए नक्श मुड़ा और कंट्रोल रूम से बाहर जाने लगा। तभी काशनाज ने पीछे से आवाज देकर कहा, रुकिए बाबा। उनकी आवाज सुनते ही नक्श ने मुड़कर देखा। काशीनाथ जी की आंखों में एक पिता जैसा प्यार और फिक्र थी। उन्होंने अपने कोट के अंदर हाथ डाला और अपनी वो पर्सनल कस्टमाइज 9mm की पिस्तौल और उसकी वो 2 मैगजीन्स निकालकर नक्श की तरफ बढ़ा दी। काशीनाथ जी ने रोकर कहा, ये देवराज शाह की कंपनी का नहीं है।
ये एक वफादार का आपको तोहफा है बाबा। वहां के लोग रहम नहीं करते। अपनी पल्लवी जी को वापस लेकर आइएगा। नक्श ने वो पिस्तौल अपने हाथों में ले ली। उसकी ठंडी छुआ ने नक्श के अंदर के उस खूंखार जानवर को पूरी तरह से जगा दिया था। उसने पिस्तौल अपनी पैंट के पीछे खोस ली और एक बार काशीनाथ जी को देखकर सिर हिलाया। इसके बाद नक्श ने बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी लग्जरी कार के शाह महसूस के बाहर पैदल ही निकल गया। उसके अपनी लोकल टैक्सी ली और सीधा दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। उसे देवराज शाह का पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपने उस बैंक अकाउंट में इतने पैसे जरूर कर लिए थे जो उसने मेडिकल स्टोर और अखबार बांट कर कमाए थे, जिससे वो साधारण सी कमर्शियल फ्लाइट की टिकट खरीद ले। कुछ ही घंटों बाद नक्श शाह एक आम पैसेंजर की तरह फटे और कीचड़ से सने कपड़ों में हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट की एक कॉर्नर सीट पर बैठा था। लोग उसे अजीब और घृणा भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन नक्श की आंखों में सिर्फ खिड़की बाहर उस काले आसमान को घूर रही थी। उसका दिमाग अब एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, वो कपल, उन्होंने पल्लवी को दिल्ली से उठाया और वो उसे लेकर हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद क्यों आई? क्या पल्लवी का कोई ऐसा राज है जो मुझे नहीं पता? क्या कोई ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल है? जिस दुकान पर फोन बिका वो मेरी पहली मंजिल होगी। मैं उस दुकानदार की खाल उधेड़ दूंगा, लेकिन वो सच उगलवा कर रहूंगा। फ्लाइट के टायरों ने जैसे ही हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को छुआ और नक्श के अंदर का वो लाल लावा पूरी तरह से उबलने लगा था। नक्श जब हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो वो कोई अरबपति नहीं लग रहा था। उसने एक साधारण सी बस से ली और शहर के उस हिस्से की तरफ निकल पड़ा जहां की हवा में सिर्फ अपराध, कबाड़ और धोखे की महक तैरती थी। उसके बदन में वही फटे और कपड़े पुराने, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं, चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी और उसे किसी आवारा और खतरनाक मुसाफिर का रूप दे रही थी। उसे सिर्फ एक ही चीज की तलाश थी, मोबाइल की दुकान जहां पल्लवी का फोन आखिरी बार ऑन हुआ था। हैदराबाद के एक बाहरी हिस्से में बसा वो बाजार आम बाजारों के जैसा नहीं था। संकरी गलियां, ऊपर लटकते हुए बिजली के तारों का जाल, चारों तरफ चोरी के सामान, पुराने कबाड़, डार्क मार्केट की गैजेट्स की दुकानें। यहाँ दिन के उजाले में भी लोग एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखते थे। नक्श अपने फोन में कशनाथ जी की भेजी हुई लोकेशन देखकर एक छोटी सी सीलन भरी दुकान के सामने जाकर रुका। दुकान के बाहर पुराने मोबाइल के कवर, टूटी हुई स्क्रीन लटकी थी। बोर्ड पर तेलुगु और टूटी फूटी हिंदी में नाम लिखा था, रहीम मोबाइल्स एंड रिपेयर्स। नक्श ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां पैंट के पीछे रखी अपने ठंडी 9mm की पिस्टल को छूकर कंफर्म कर रही थी कि मौत का सामान उसके पास है। नक्श दुकान के अंदर घुसा। काउंटर पर एक पान चबाता हुआ लाल आंखों वाला आदमी बैठा था। उस आदमी ने नक्श के फटे हुए कपड़े को देखकर बहुत ही रूखेपन से पूछा, क्या होना मियाँ? तभी नक्श ने अपनी जेब से पल्लवी के उस टूटे हुए फोन की तस्वीर निकाली और काउंटर पर पटक दी। नक्श की आवाज में कोई सवाल नहीं बल्कि एक खौफनाक आदेश था। उसने ऑर्डर देकर कहा, यह फोन कल रात एक आदमी तुम्हें बेच कर गया था। मुझे उसका नाम और पता चाहिए अभी। दुकानदार ने तस्वीर देखी और उसकी आंखों में एक लालची चालाकी भरी नजर आ गई। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है, इसलिए उस दुकानदार के हाथ से उसे भगाने का इशारा करके बोला, अरे मियाँ, ऐसे कितने फोन आते हैं दिन भर में, अब उनको क्या मालूम कौन दे गया। जाओ यहाँ से, दिमाग खराब ना करो। उसकी बात सुनकर नक्श का जो थोड़ा बहुत सब्र बचा था वो टूट चुका था। नक्श ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ काउंटर के पास डाला और दुकानदार का कॉलर पकड़ा और उसे कांच के काउंटर के ऊपर घसीट कर बाहर खींच लाया। कांच टूट कर बिखर गया। दुकानदार ने चीख कर कहा, ओह, ये क्या कर रहे हो बे? नक्श ने उसे दीवार से दे मारा और अपने दांत पीस कर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड गायब है और उसका आखिरी सुराग तेरे पास है। सीधे सीधे बता, वो आदमी कौन था? वो अधेड़ उम्र का कपल कहाँ गया? वरना मैं तेरी एक एक हड्डी प्लायर से खींच कर निकाल दूंगा। अब क्या करेगा ये दुकानदार? क्या नक्श को उसका पता बताएगा? क्या उसको पता है? क्या होगा आगे की कहानी में जानकर ने के लिए अपनी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।